Students, we have already discussed about the one of the anthelmintic drug that is mebendazole, which is very important and broad spectrum drugs में include होती है. So today we will discuss about the next drug which is albendazole, which is also similar to mebendazole. बिल्कुल उसके similar ही है mebendazole के, but इसमें कुछ there are some differences between mebendazole and albendazole. Almost similar है, लेकिन हम वो डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या differences आ जाते हैं. तो केमिकली बात करें, so let's begin with the next drug और next anthelmintic drug that is albendazole. albendazole के साथ स्टार्ट करते हैं. केमिकल नेचर की बात करें तो केमिकली इसका नेचर वैसा ही है. ये किससे बिलोंग करता है? बेंज इमिडाजोल से. जैसे मेबेंडाजोल करता था, इट बिलोंग्स टू बेंज इमिडाजोल. बेंज इमिडाजोल से बिलोंग करता है. और मेबेंडाजोल की तरह इसका भी जो स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है. इट ऑल्सो पोजेस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी. आपको बताया था ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी क्या होता है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथलमेटिक एक्टिविटी. ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन्स जो माइक्रो, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं, मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन. अब कोई पर्टिकुलर ड्रग, एक ही ड्रग हर तरह के, हर टाइप के इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है, दैट इज नोन एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी. भी हर तरह, इसका स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड है. और इसमें जो इसका एडवांटेज है, अब मेबेंडाजोल और albendazole बोथ आर सिमिलर. दोनों ही केमिकली बेंजोइडाजोल है, दोनों का ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, दोनों ही फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है. तो इसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा. तो इसका albendazole का एक मेबेंडाजोल पे एडवांटेज है कि इसमें मेबेंडाजोल की तरह इसको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता. इसको सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन ही सफिशिएंट होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैनी इन्फेक्शन. तो इसका जो एडवांटेज है, मेन एडवांटेज ऑफ albendazole ओवर द mebendazole over mebendazole. Single dose administration for the treatment of single dose administration for treatment of many infections. तो ये इसका एडवांटेज हो गया कि क्योंकि मेबेंडाजोल में क्या होता है, उसको रिपीट करना पड़ता है मेबेंडाजोल को. अब इसको रेपिटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. जो albendazole होता है, इसमें सिंगल डोज ही सफिशिएंट होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन. अगर हम डिस्कस करें अबाउट द टॉलरेबिलिटी, तो इसकी टॉलरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है और साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं. क्योर रेट भी इसका बहुत अच्छा होता है. टॉलरेबिलिटी and cure rate.
अच्छा होता है, गुड एंड लेस साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं, दैट इज नेग्लिजिबल, ना के बराबर होते हैं। अब ये देखो सिंगल डोज है, इसमें रिक्वायर्ड होती है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। एक ही डोज से ये किस तरह के जो वर्म्स होते हैं उसके ट्रीटमेंट में यूजफुल होता है। सो वन डोज ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव इन केस ऑफ एस्कैरिस, हुकवर्म एंड एंटाबियासिस। वन डोज ट्रीटमेंट इफेक्टिव किस किस वर्म्स के ट्रीटमेंट में इफेक्टिव होता है? एस्कैरिस, इनके केस में एक ही डोज सफिशिएंट होती है, एंड एंटीरोबियासिस, ये सारे वर्म्स होते हैं जो इन वर्म्स के कारण विच दीज वर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन। सो इनकी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ एक ही डोज सफिशिएंट होती है। मेबेंडाजोल के केस में क्या होता है? जो भी इनके लिए इस तरह की इन्फेक्शन एस्कैरिस से हो रही है या फिर हुकवर्म से या एंटीरोबियासिस से हो रही है, ये जो इन्फेक्शंस होती हैं इन वर्म्स के कारण, तो मेबेंडाजोल के लिए 3 डेज ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। और इसमें क्या होता है, जो एक ट्राइकियासिस होती है, ट्राइकियासिस भी इन्फेक्शन कॉज करता है। इसमें ये जो अल्बेंडाजोल है ये बहुत इन्फीरियर है, अगर हम बात करें इट इज इन्फीरियर देन मेबेंडाजोल। इट मीन्स ये ज़्यादा इफेक्टिव है इन केस ऑफ ट्राइकैरियासिस। जो ट्राइकैरियासिस एक वर्म है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है, उसमें एल्बेंडाजोल इज मोर इन्फीरियर, यानी उससे ज़्यादा बेटर है। जो एक्शन होता है एल्बेंडाजोल का, यानी जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा बेटर होता है एज कंपैरेटिव टू मेबेंडाजोल। किसके कंपैरेटिव? मेबेंडाजोल के कंपैरेटिवली। उसके बाद एक बार इसका मैक ऑफ एक्शन दोबारा से देख लेते हैं। आपको मैंने बताया था, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे और भी कुछ इन्फेक्शंस है, किसके लिए कितनी डोज चाहिए, कितना ट्रीटमेंट चाहिए, क्या क्योर रेट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम मैक ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन कैसे काम करता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका मैक ऑफ एक्शन सिमिलर है जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, क्योंकि मेबेंडाजोल और अल्बेंडाजोल बोथ बिलोंग्स द बेंजइमिडाजोल, दोनों ही बेंजइमिडाजोल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये कंजेनर है दोनों ही। सो इनका जो मैक ऑफ एक्शन भी सेम रहता है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ दोबारा से। ये होस्ट सेल है, होस्ट सेल में जैसे वर्म्स हैं वो एंटर करते हैं बाय डिफरेंट मीन्स, बाय डिफरेंट मेथड्स। जैसे बच्चा है सैंड एनगल्फ कर लेता है, या कंटामिनेटेड वाटर से, कंटामिनेटेड फूड से। इस तरह से जो डिफरेंट अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं ऑफ द अंडर डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की, उसमें जो हाइजीनिक कंडीशन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होती, तो वर्म्स है वो किस तरह से अलग अलग मेथड से बॉडी, होस्ट सेल की बॉडी में एंटर करता है। एंटर करने के बाद वो पेनिट्रेट हो जाता है। पेनिट्रेशन के बाद वो अपनी सेलुलर एक्टिविटी करने लगता है। अब वो एंटर तो कर गया, यानी होस्ट सेल में उसको घर मिल गया, अब वो अपनी एक्टिविटी करता है। अपनी जो एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटी में क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है। मल्टीप्लाई करने के लिए वो क्या करता है, जो उसके ट्यूबुलिन है उसको अरेंज करता है, माइक्रोट्यूबुलिन को अरेंज करता है, ताकि वो खुद सर्वाइव कर सके होस्ट सेल के अंदर उसका फूड लेकर। उसके बाद मल्टीप्लाइकेशन करता है, मल्टीप्लाई करता है, जो अपनी क्वांटिटी है वो बढ़ाने की कोशिश करता है, और दैट मल्टीप्लिकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लाई। वो ग्रोथ करता है, जो भी पैरासाइट है या वर्म है वो आगे ग्रो करता है, और क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, अपना जो काउंट है वो बढ़ाता है। क्योंकि अंदर वो क्या करता है, अपना लार्वा देता है, और वो लार्वा एग्स बनते हैं, वो मैच्योर होते हैं, और उसमें जो काउंटिंग है वो बढ़ती जाती है इनकी इन द होस्ट सेल। वहाँ से वो क्या करता है, माइग्रेट करता है, अपनी जगह से माइग्रेट
माइग्रेट करने के बाद वो टिश्यूज में चला जाता है, एंटर कर देता है। अब बेंजीमिडाजोल कैटेगरी के मेबेंडाजोल एंड अल्बेंडाजोल का क्या काम होता है, वो बीटा ट्यूबुलिन होता है जो पैरासाइट का उसके साथ बाइंड कर जाता है। अब उसका बीटा ट्यूबुलिन किसकी तरह, मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो बीटा ट्यूबुलिन है वो आपको इमेजिन कर लो एक ब्रिक की तरह है। वो ब्रिक्स इधर अल्फा ट्यूबुलिन्स की जो है वो ब्रिक्स बन रही है, यानी पॉलीमराइज होके अपनी तरह से और यूनिट्स बना रहे हैं। बीटा ट्यूबुलिन भी बना रहे हैं जो कि मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे, और वो माइक्रोट्यूब्यूल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो जो साइटोस्केलेटन है उसको मेंटेन करने के लिए, यानी सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए सेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या करता है, उनके ट्यूबुलिन के साथ बाइंड कर रहे हैं। ट्यूबुलिन के साथ बाइंड करने के बाद उन्होंने उसकी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसकी सिंथेसिस ही बंद हो जाएगी। आपको पता है वो ट्यूबुलिन के साथ बाइंड कर गया तो वो पॉलीमराइजेशन नहीं होने देगा, पॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं बनेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं बनेंगे तो सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहेगा, सेल मेंटेन नहीं रहेगा तो सेल, आपको पता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ही नहीं रहेगा तो वो कैसे सरवाइव करेगा। और क्या करता है ये जो अल्बेंडाजोल है, ये ग्लूकोज अपटेक, जो पैरासाइट है उसको ग्लूकोज नहीं लेने देता, यानी उसकी एबिलिटी टू यूज द ग्लूकोज वो ही नहीं रहेगी, तो वो एनर्जी कहाँ से उसको मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और दूसरा टैग वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर भी नहीं करने देता। अब बाहर से वो अपटेक नहीं ले सकता, अगर उसकी बॉडी में ही ग्लाइकोजन स्टोर नहीं होगा तो अंदर से भी नहीं ले पाएगा। अल्टीमेटली जो पैरासाइट है, जो वर्म है, वो सर्वाइव नहीं करेगा और पैरासाइट की डेथ हो जाएगी। तो ये मैक्रोफेक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको रिपीट की, लास्ट लेक्चर में भी बताया था और इस लेक्चर में मैंने रिपीट कर दिया, बिकॉज बोथ बिलोंग्स टू द बेंजीमिडाजोल, कंजेनर है तो दोनों का जो मैक्रोफेक्शन है, मोड ऑफ एक्शन है, वो दोनों का सिमिलर है। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि इसमें जो ट्राइकैरियसिस है उसकी जो ट्रीटमेंट में अल्बेंडाजोल है वो बहुत ज़्यादा इंफीरियर है, बेटर है, ज़्यादा एफिकेसी है, इसमें ज़्यादा इफेक्टिव है एज कंपेरेटिव टू मेबेंडाजोल। अब इसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्लोइडियासिस एक जो वर्म होता है उसके ट्रीटमेंट में इसको 3 दिन रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि इसमें 50% उसका क्योर रेट रहता है। और उस केस में अगर हम प्रैक्टिकली देखा जाए डाटा के अकॉर्डिंग कि इसको रिपीट करना पड़ता है आफ्टर 3 वीक्स। हर पेशेंट को अगर उसको पूरा क्योर करना है तो उसको 3 वीक के बाद रिपीट करना पड़ता है। तो ये एक तरह से इसका ड्रॉबैक हो गया कि अलग अलग इन्फेक्शन में, क्योंकि देखो अब इसमें जो इन्फेक्शन भी अलग अलग तरह से हो रही है, कोई एस्केरिस के कारण हो रही है, कोई हुकवर्म, क्योंकि मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था कि अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स के जो वर्म्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन, अलग अलग तरह की इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो उसके लिए जो चॉइस ऑफ ड्रग है वो भी अलग होती है, डिफरेंट होती है। उसी तरह से जो अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल है ये ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर द नंबर ऑफ जो इन्फेक्शंस कॉज कर रहे हैं वर्म्स उनके ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी है जैसे स्ट्रॉन्ग ग्लोइडियासिस में क्या होता है, इसको 3 दिन लगते हैं ट्रीटमेंट के लिए, फिर भी 3 डेज ट्रीटमेंट के बाद भी 50% क्योर रेट रहता है। तो इसको रिपीट करना पड़ता है आफ्टर एवरी 3 वीक, 3 हफ्तों के बाद इसको, अगर पेशेंट को पूरी तरह से जो पैरासाइट है उससे फ्री होना है तो उसको 3 वीक के बाद इसको दोबारा पेशेंट को रिपीट करना पड़ता है। अगर बात करें इसमें टेप वर्म की और एच नाना इन्फेक्शन की, 3 डेज ट्रीटमेंट चाहिए उसमें भी। टेप वर्म उसमें भी ज़रूरी है। टेप वर्म के केस में टेप वर्म एंड एच नाना, इसमें 3 डेज ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। 3 डेज ट्रीटमेंट नेसेसरी है, जरूरी है। वैसे तो ये सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया है आपको कि सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन है, बट इन केस ऑफ एस्केरिस, हुकवर्म, एंटीरोबियासिस, लेकिन टेप वॉर और एच नाना के केस में इसका
3 डेज ट्रीटमेंट चाहिए, और कुछ जैसे स्ट्रॉन्गलोइडियासिस, इसमें 3 डेज ट्रीटमेंट चाहिए, जिसमें इसका जो क्योर रेट होता है दैट इज अबाउट 50%। सो इसका रेपिटेशन होता है, वैसे तो ये रिपीट नहीं होती, ये इसका एडवांटेज है। तो ये कुछ जो वर्म्स होते हैं उनके केस में इसको रिपीट भी किया जाता है। जो एल्बेंडाजोल है वो क्या है, एक तरह का इसका ड्रॉबैक ये भी है, माइक्रोफ्लैरिसाइडल, जो माइक्रोफ्लैरिसाइडल इफेक्ट है वो बहुत कम है, यानी फ्लैरियासिस में ये कम इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि जब इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में, अलग अलग कंडीशन में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, लार्वा का माइग्रेन हो जाता है, जो क्या करता है, तो उस कंडीशन में क्या कहा जाता है, इसमें इस अल्बेंडाजोल के साथ किस तरह की मील्स ली जानी चाहिए, दैट इज फैटी फूड। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह का फूड प्रेफर किया जाता है, जैसे लार्वा माइग्रेन की कंडीशन में इसको फैटी फूड के साथ लिया जाना चाहिए, और इन केस ऑफ इंटेस्टिनल इन्फेक्शन में इसमें एंटी स्टमक भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके। अगर हम डिस्कस करें अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक में इसकी एब्जॉर्प्शन है, जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाती है अगर इसको फैटी मील के साथ इंक्लूड करें। एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विद फैटी फूड के साथ एल्बेंडाजोल की जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। जब हम इसका ओरल अपटेक करते हैं तो इसका जो फ्रैक्शन है उसका सबसे पहले फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सल्फोक्साइड में। अब वो सल्फोक्साइड क्या है, एक तरह का मेटाबोलाइट है विच इज इम्पॉर्टेंट एंटलमेंटिक एक्शन परफॉर्म करता है। जब इसमें क्या करता है, इसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है विद द फैटी फूड। ओरल अपटेक के बाद इसकी जो फ्रैक्शन है वो क्या करेगी, ओरल अपटेक है, आफ्टर ओरल अपटेक अब ये क्या करेगा, फ्रैक्शन ऑफ albendazole फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा, देन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू सल्फोक्साइड। सल्फोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सल्फोक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, ये क्या है, इट इज अ मेटाबोलाइट। अब वो मेटाबोलाइट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंथलमेंटिक एक्शन। इसका क्या है, इंपॉर्टेंट एंथलमेंटिक एक्शन है। एंथलमेंटिक इफेक्ट और एक्शन, ये एंथलमेंटिक इफेक्ट शो करता है और एक्शन शो करता है। इफ वी डिस्कस अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ द एल्बेंडाजोल, अगर हम इसके एल्बेंडाजोल के साइड इफेक्ट की बात करें तो ये बहुत ही अच्छी टॉलरेटेड है, वेल टॉलरेटेड है, ना के बराबर इसके साइड इफेक्ट हैं,
ओरली, जैसे इसको अगर हमने ओरली एडमिनिस्टर किया तो कुछ GIT इफेक्ट शो करता है, जैसे डायरिया हो गया, माइल्ड इफेक्ट्स होते हैं बहुत ही इसके, डायरिया हो गया, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस होगी। हाँ, लेकिन अगर इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करें, लंबे समय से आप इसको यूज़ करते जा रहे हैं, तब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह के हो सकते हैं, जैसे हेडेक हो गया, फीवर हो गया, जॉन्डिस हो गया। इस तरह के इफेक्ट शो करता है ऑन लॉन्ग टर्म यूज, जब इसको लंबे समय तक हम इसको बार बार यूज करते रहें। इफ वी डिस्कस अबाउट द, अगर हम डिस्कस करें इसके जो यूजेस हैं, तो ये बहुत सारी इन्फेक्शन, जैसे मैंने आपको इसमें बताया, एस्केरिस के ट्रीटमेंट में यूज हुआ होता है, हुकवर्म के ट्रीटमेंट में यूज होता है, फॉर द इन्फेक्शन जो एंटीरोबियासिस है इसकी इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में। अब इसमें क्या है, सिंगल डोज, सिंगल इफेक्ट है, तो इसकी डोज कितनी रहती है, 400 mg। ऑब्वियसली डोज इसकी ज़्यादा होती है, ताकि एक ही डोज में ये क्या होता है, जो वर्म्स है उसको एक्सपेल आउट कर दे या फिर उसको किल कर दे, बॉडी से रिमूव कर दे, बॉडी से निकाल दे। तो इस सिंगल डोज में इसका कितना, जो एस्केरिस के ट्रीटमेंट में, वर्म के ट्रीटमेंट में, एंटीरोबियासिस के ट्रीटमेंट में सिंगल डोज चाहिए तो उसकी 400 mg है। लेकिन इसमें जो टेप वर्म है और एचनाना में 3 डेज ट्रीटमेंट है, इसके लिए भी यूज़ की जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इनकी डोज रहती है और इसका ड्यूरेशन रहता है। जैसे इसका 3 दिन का कोर्स है, ये 1 डोज चाहिए, 1 ही दिन का कोर्स है, तो अलग अलग तरह की डिपेंड करता है किस टाइप का वर्म है और किस तरह की इन्फेक्शन कॉज करता है। सो दिस इज अबाउट द अल्बेंडाजोल। ये हमने पढ़ा है अल्बेंडाजोल के बारे में, विच इज सिमिलर टू द मिबेंडाजोल। मिबेंडाजोल के बिल्कुल सिमिलर है। मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ कि इसमें कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ डिफरेंसेस है। जैसे इसमें एडवांटेजेस ओवर द मिबेंडाजोल कि मिबेंडाजोल का रिपीटेड यूज करना पड़ता है, अल्बेंडाजोल को रिपीटेड यूज नहीं। ये सिंगल डोज में भी इफेक्टिव होता है फॉर मैनी इन्फेक्शन। मैंने यहाँ पे लिखा मैनी इन्फेक्शन, ये नहीं कि ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शंस। तो यहाँ से आप ऐसे मत कहना कि अब यहाँ मैम आपने कहा था कि सिंगल डोज है और यहाँ पे आपने 3 दिन का ट्रीटमेंट बोल दिया। तो इसमें सिंगल डोज में ये है कि बहुत सारी, जैसे एस्केरिस, हुकवर्म, एंटीरोबियासिस में सिंगल डोज में ये इफेक्टिव होता है। टॉलरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, क्योर रेट भी बहुत अच्छा होता है विद लेस साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम होता है। मैकोफेक्शन दोनों का सिमिलर है, मिबेंडाजोल एंड अल्बेंडाजोल दोनों का ही मैकोफेक्शन बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दोनों ही एक ही कैटेगरी के बिलोंग करते हैं। इट बिलोंग्स टू द बेंज इमिडाजोल। ये मैंने मैकोफेक्शन आपका 2 बार करवा दिया है, प्रीवियस लेक्चर में भी करवाया मिबेंडाजोल के टाइम और अल्बेंडाजोल के टाइम भी करवाया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसमें जो कुछ जैसे ट्राइकेरियासिस में ये ज़्यादा इंफीरियर होता है इन एज कंपैरेटिव टू मिबेंडाजोल के कंपैरेटिवली, क्योंकि इसका जो एक्शन है, इफेक्ट है, वो ज़्यादा अच्छा होता है मिबेंडाजोल के कंपैरेटिवली। लेकिन स्ट्रॉन्ग ग्लोइडियासिस के केस में ये क्या करता है, 3 दिन का ट्रीटमेंट चाहिए, उसके बाद भी 50% ही क्योर रेट देता है। ये एक तरह का इसका ड्रॉबैक समझ लो। डाटा के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसको रिपीट करना पड़ता है हर 3 हफ्ते के बाद, क्योंकि इसका जो क्योर रेट है वो क्या होता है, 50% होता है। तो प्रैक्टिकली पेशेंट को अगर पूरा क्योर होना है, सारा जो वर्म्स है उससे पूरा प्रैक्टिकली रिमूव करना है पेशेंट को अपने बॉडी से, तो 3 वीक के बाद उसको दोबारा से ये रिपीट करना पड़ेगा। 3 डेज ट्रीटमेंट टेपवर्म और एचनाना के केस में बहुत ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो जो अल्बेंडाजोल होता है उसकी एब्जॉर्प्शन फैटी फूड के साथ इंक्रीज हो जाती है। मैंने आपको बताया था अलग अलग कंडीशन में, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ पे लार्वा माइग्रेन होता है, इसको बॉडी में इंट्रोड्यूस किया, लार्वा माइग्रेन होता है, उस कंडीशन में फैटी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर इंटेस्टिनल इन्फेक्शन हुआ है तो एंटी स्टमक की रिक्वायरमेंट होती है विद दिस अल्बेंडाजोल। अब इसमें ओरली अपटेक करके अल्बेंडाजोल क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, पहले में मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, विच इज देन कन्वर्टेड इनटू सल्फोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक मेटाबोलाइट होता है, और उस मेटाबोलाइट की इंपॉर्टेंट एंथलमेटिक एक्टिविटी होती है। साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। जो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं दैट इज
GIT इफेक्ट जो कि डायरिया कॉज करता है, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस कॉज करता है, थोड़ी बहुत माइल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं तो इट विल कॉज हेडेक, फीवर, जॉन्डिस, इस तरह की प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द अल्बेंडाजोल। एंड नेक्स्ट हमारी ड्रग है दैट इज पायरेंटल पैमोइड। पायरेंटल पैमोइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी 1969 में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पिन वर्म, जो कि किसमें कॉज करता है, जो इन्फेक्शन होती है मोस्टली बच्चों के केस में। बच्चों के केस में जब छोटे बच्चे होते हैं जैसे मिट्टी वगैरह इनगल्फ कर देते हैं और उनका पेट दर्द होने लग जाता है, तो उस केस में ये राउंड वर्म और हुक वर्म के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करने लग गए थे आगे, जो कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, उस केस में इसको यूज़ किया था। तो इसकी जो डिटेल है वो हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक, इसका मैक ऑफ एक्शन, इसके यूजेस, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, ये सारी पूरी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। होप कि आपको लेक्चर में समझ आया होगा। इसको साथ के साथ इसको रीड करिए तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। जो मैंने ये मोस्टली जो लेक्चर है ये KDT से बनाया है, तो आप KDT को भी प्रेफर कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द पायरेंटल पैमोइड। थैंक यू स्टूडेंट्स।